हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग लॉ फाइटर बुक से बिहार एपीओ 1992 सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आंसर अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ बानवे निम्नलिखित लघु रूप किसके लिए है? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। AIDS एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। RNA राइबो न्यूक्लियस एसिड DPT डिप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस। कैन रिपीटेड। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल का नाइट्रोजन यौगिक अथवा अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम साइनाइड आदि रूपों में परिणित होता रहता है। इस प्रकार प्रतिदिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन की खपत पर्याप्त मात्रा में होती रहती है। किसी भी वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन नाइट्रोजन चक्र के चलते ही बना रहता है। अतः जिस क्रिया के कारण यह संतुलन बना रहता है उसे नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। मिट्टी में दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। एक वह जो मिट्टी से कार्बनिक पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करता है और इससे उसे जो शक्ति मिलती है उससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन ग्रहण करता है। वह इस नाइट्रोजन को या तो नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है या नाइट्रोजन के लिए मर जाता है। दोनों ही स्थिति में भूमि को नाइट्रोजन मिलता रहता है। कुछ जीवाणुओं द्वारा भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। पौधे नाइट्रोजन के इन यौगिक को प्रोटीन में बदल देते हैं। जीव जंतु इन पौधों से प्रोटीन ग्रहण करते हैं। प्रोटीन का कुछ अंश यूरिया के रूप में मलमूत्र के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है। अमोनिया कारक जीवाणु यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। पुनः अमोनिया को नाइट्रेट कारक जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे नाइट्रीकरण कहा जाता है। नाइट्रिककारी जीवाणु अमोनिया से नाइट्राइड और नाइट्रेट तथा अम्ल से नाइट्रोजन बनाते हैं। इस क्रिया के दौरान वायुमंडल उपमुक्त नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति पुनः कर लेता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। इस क्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। संतुलित आहार बैलेंस डाइट, जिस आहार से शरीर की समुचित वृद्धि, रोगों से रक्षा तथा आवश्यक ऊष्मा और ऊर्जा के लिए सभी पोषक तत्वों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल की अपेक्षित मात्रा पूरी हो जाए, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। हर एक पोषक तत्व में कैलोरी की मात्रा अलग अलग रहती है। 1 ग्राम श्वेतसार में 4.0, प्रोटीन में 4.1 और वसा में 9.0 कैलोरी रहती है। और एक युवा व्यक्ति को भोजन में प्रतिदिन 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति के लिए 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम वसा की आवश्यकता बताई गई है। खनिज, लवण, विटामिन और जल तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उक्त मात्रा पूरी करने के लिए भोजन में आवश्यक पदार्थों की अलग अलग मात्रा सुनिश्चित की गई है। अतः कैलोरी की दैनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों की जो समुचित मात्रा निर्धारित की गई है उसे संतुलित आहार कहते हैं। खाद्य पदार्थ दैनिक मात्रा: गेहूँ, चावल, मकई आदि 475 ग्राम चाहिए। आलू, गाजर, मूली तथा अन्य सब्जियां 150 ग्राम। खाद्य पदार्थ दैनिक मात्रा: हरी साग सब्जी 125 ग्राम, दूध 100 ग्राम, दाल 65 ग्राम, मांस, मछली आदि 50 ग्राम, चीनी या गुड़ 40 ग्राम, घी, तेल आदि 40 ग्राम, फल 30 ग्राम, अंडा 30 ग्राम। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।
भोजन के कार्य। भोजन के निम्नलिखित कार्य हैं। क, भोजन से विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिससे शरीर में उचित वृद्धि होती है। ख, शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 2 बायोगैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अवशिष्ट आदि को एक विशेष प्रकार के संयंत्र में सड़ाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस विशेष प्रकार के संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहा जाता है और इसमें उपयोग होने वाले ईंधन को जैव मात्रा कहा जाता है। इसी प्रकार गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने के लिए गोबर गैस प्लांट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का 3, सौर ऊर्जा कुकर, सोलर एनर्जी कुकर। सौर ऊर्जा कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण एक बॉक्स की तरह होता है। इसमें एक परावर्तक समतल दर्पण लगा होता है। सूर्य की प्रकाश किरणें परावर्तक पर पड़ती है। इसके द्वारा परिवर्तित होकर बॉक्स में रखे बर्तन पर पड़ती है। बर्तन की बाहरी सतह काली होती है जिससे सूर्य की किरणें को अवशोषित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और फ्राई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 4, वाष्प इंजन, स्टीम इंजन। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ताप को वाष्प के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, बॉयलर, वास्तविक इंजन। वास्तविक इंजन वाले भाग में एक सिलेंडर रहता है जिसका संपर्क वाष्प प्रकोष्ठ से जो वाष्प प्रवेश से मार्ग के माध्यम से बना रहता है। सिलेंडर में एक पिस्टन कार्य करता है जो क्रैंक के सहारे प्रमुख शाफ्ट से जुड़ा रहता है। वाष्प प्रकोष्ठ में एक सर्पी वाला वाल्व प्रमुख शाफ्ट पर उत्केंद्रित चक्र के सहारे ऊपर नीचे सरकता रहता है। वाष्प प्रवेश मार्ग के बीच एक निष्कासन द्वार बना होता है जो प्रवेश मार्गों में बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 2 का 5, भोजन श्रृंखला, फूड चेन। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे को खाकर उपभोग करके अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने उपभोग करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को आहार श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता एवं गठनकर्ता, कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का भक्षण करते रहते हैं और भक्षण का भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं, जैसे घास, हिरन, शेर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए। ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक समान रहता है। ऊर्जा कई रूपों में विद्यमान रहती है। रासायनिक ऊर्जा, खाद्य पदार्थ, कोयला, तेल एवं गैस, स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि। तीन का 2, शक्ति, पावर। किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की समय दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। किसी बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य W उसमें लगे समय T के अनुपात को कहते हैं। P = W/T, वाट। प्रश्न संख्या 3 का 3, घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण वह बल है जो परस्पर स्पर्श करती दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल 2 प्रकार का होता है, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक घर्षण का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। 3 का 4, उत्प्लावन बल, बॉयलेंट फोर्स। किसी तरल द्वारा उसमें रखे गए पिंड पर आरोपित ऊर्ध्वमुखी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं।
जब हम एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर डुबाते हैं तो उसमें हमें उस पर नीचे की ओर एक बल लगाना पड़ता है। पानी के अंदर किसी गहराई पर ले जाकर जब हम इस बल को हटा लेते हैं तो टुकड़ा स्वतः ऊपर आकर पानी की सतह पर तैरने लगता है। ऐसा लकड़ी के टुकड़े पर लगने वाले उत्प्लावन बल के कारण होता है। 5. तरंग वेव्स। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो द्रव के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण के बिना गति करता है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगें कई प्रकार की होती हैं, जैसे पानी की तरंगें, ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें आदि। इनमें से पानी की तरंगें और ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तथा रेडियो तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है तो उसका व्युत्क्रम लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता P = 1 फोकस दूरी F मीटर में। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आवर्धन का अर्थ है बड़ा करना। किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता का तात्पर्य है कि वह किसी भी वस्तु को कितने गुना बड़ा करके दिखा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने से बने दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m = 1/O, जहाँ I = प्रतिबिंब की दूरी, O = वस्तु की दूरी। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 तथा Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला बल का परिमाण होता है F = K Q1 × Q2/r², जहाँ K = 1/4πe⁻θ है। 9. चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रवाह का अनुभव किया गया है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यदि हम किसी क्षण चुंबक अथवा धारावाही परिनालिका के समीप किसी बिंदु पर कंपास सुई रखें तो सुई को चुंबक के समीप ही किसी अन्य बिंदु पर रखें तो अब वह घूमकर किसी अन्य निश्चित दिशा में स्थिर होती है। इस प्रकार चुंबक के चारों ओर कंपास सुई द्वारा चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। रेडियोधर्मी तत्व का जीवन, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितने समय अंतराल में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा विघटित होकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस समय अंतराल को पदार्थ की अर्धआयु कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु कुछ सेकंडों से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकती है। जैसे पोलोनियल के समस्थानिक 84P0214 की अर्ध आयु मात्र 10-4 सेकंड होता है, जबकि यूरेनियम के समस्थानिक 92U235 की अर्ध आयु 4.5 × 10⁹ वर्ष होती है। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। नाभिकीय फिजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम 235 के परमाणु पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन से प्रहार किए जाने पर यूरेनियम का परमाणु लगभग 2 समान भागों में विखंडित होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा और कुछ अन्य नए न्यूट्रॉन निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से जो नए न्यूट्रॉन निर्मित होते हैं वे यूरेनियम 235 के अन्य परमाणुओं से टकराते हैं, उनका पुनः विखंडन होता है और अतिरिक्त ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निर्मित होते हैं।
परमाणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। 2. आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वह द्रव के अंदर अपने आयतन के बराबर स्थान ले लेती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो डुबाने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है तथा वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यदि किसी वस्तु का भार W है तथा उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार W1 है तो द्रव में वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल W - W1 होगा। 3. समानांतर क्रम में विद्युत प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन पैरेलल। समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को परिपथ के एक बिंदु पर या दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर एक के समान रहता है, लेकिन धारा की मात्रा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न रहती है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम में तुल्यांक प्रतिरोध जुड़े प्रतिरोधों में से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। 4. हुक का नियम तथा यंग का मॉड्यूल, हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रत्यास्थ वस्तुओं पर अनेक प्रयोग करके सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल विकृति अथवा प्रतिबल नियतांक E इंटू विकृति, जहाँ E समानुपाती नियतांक है। इससे पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y कहते हैं। 5. आँखों की दोष, डिफेक्ट्स ऑफ आइज। एक सामान्य व्यक्ति 25 सेमी से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है, लेकिन कभी कभी अन्य कारणों से यह क्षमता समाप्त हो जाती है। इसकी वजह से आँखों में परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबियोपिया, अविन्दुकता तथा दृष्टि वैषम्य, वर्णांधता, दृष्टि निर्वात। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु निम्नलिखित अंतर है। सामान्य ताप पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्य ताप पर पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातु सामान्य ताप पर ब्रोमीन को छोड़कर अधातु भूरे भूरे या चूर्ण के रूप में पाई जाती है। 2. धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। धातुओं में घातवर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। कुछ धातुओं से आभूषण, बर्तन, मशीन के उपकरण बनाए जाते हैं। अधातुओं का उपयोग इन कार्यों में नहीं होता है। ग्रह तथा तारा, प्लैनेट एंड स्टार में अंतर। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो तारों का चक्कर लगाते हैं और उन्हीं के प्रकार से परिवर्तित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तारा वे खगोलीय पिंड हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है तथा जो ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, तारे कहलाते हैं। 3. यौगिक तथा मिश्रण, कंपाउंड एंड मिक्सचर। रसायन विज्ञान में वे पदार्थ जो 2 से अधिक तत्वों को निश्चित रूप में मिलाने पर बनने वाले पदार्थों को यौगिक कहते हैं। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है
यौगिक को निश्चित रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभिन्न गुणों वाले अवयवों तथा तत्वों में पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है, जबकि रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। इसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक अथवा भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो आप पॉज करके इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे आप पॉज करके पढ़ लें। ऑटो इंजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जैविक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी यौगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सूर्य प्रकाश की संरचना। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का योगदान लिखिए। गैलीलियो, मैडम क्यूरी, मैडम लीफ, वॉलर, जेसी बोस। निम्नलिखित के मान लिखिए। पृथ्वी की आयु, ध्वनि का वेग, एक इलेक्ट्रॉन की शांति, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, स्वतंत्र रूप से आ रही रिफ्ट में 1 किलोग्राम के सहित का भार, पानी का उबाल बिंदु, 1 औसत शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की वेग वृद्धि, पृथ्वी का अर्धव्यास, प्रकाश की गति। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर कोई विचार हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।